हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते साथियों। माई सेल्फ डॉक्टर पवन चौहान एक बार फिर आपसे चर्चा के लिए हाजिर। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि हनीमैन साहब ने मैनुअल ऑफ होम्योपैथी के रूप में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को दिया। साथियों, इसके अंदर ट्रांसलेटर्स फेज के बाद में फिर कंटेंट्स, फिर इंट्रोडक्शन और उसके बाद एफोरिज्म का अरेंजमेंट में पिछली बार बताया। तो दो चीजें मैं आपसे शेयर करूं तो बात यह है कि पहली बात तो ये है कि ये मैनुअल ही बहुत ज़्यादा उपेक्षित है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। और उससे भी अहम बात मैं आपको बता दूं कि हम में से कई लोग हैं जो ऑर्गेनन को पढ़ते भी हैं। तो ये मेरा एहसास है, मैं सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात रखूं। तो इसमें भी क्या है कि इसमें भी हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को और ज़्यादा उपेक्षित रखते हैं, सीधे हम स्टार्ट कर देते हैं एफोरिज्म से। साथियों, अगर आपको ये समझना है कि होम्योपैथी को हनीमैन साहब ने क्यों जरूरत समझी, ये थेरेपेटिक साइंस क्यों डेवलप करने की जरूरत समझी, तो आपको इंट्रोडक्शन के बिना समझे तो ये समझ में मुझे नहीं लगता आने वाला है। एक्चुअल में ये हम सब जानते हैं, बस मैं थोड़ा यहाँ चर्चा करूंगा कि हनीमैन साहब अपने आप में एमडी एलोपैथी से थे, जर्मन फिजिशियन थे। वो उस थेरेपेटिक साइंस को फॉलो इसलिए नहीं करे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई इसमें कोई क्योर तो होता नहीं, और ऐसा ट्रीटमेंट में करना नहीं चाहता जहां प्रॉपर क्योर ना हो। ये उनकी परेशानी थी। तो वो कुछ दिन इससे अलग रहे, फिर बाद में प्रभु की इच्छा थी कि उनके माध्यम से एक नया थेरेपेटिक सिस्टम, होम्योपैथिक थेरेपेटिक सिस्टम के रूप में सामने आया। तो मैं यही कह रहा था कि इसको क्यों समझना जरूरी है इंट्रोडक्शन को। साथियों, एक्चुअल में होम्योपैथी का जो आधार है, हनीमैन साहब ने जो थेरेपेटिक सिस्टम के बारे में जो रखा, तो उसका आधार है सिम्टम सिमिलरिटी। सिम्टम सिमिलरिटी में हनीमैन साहब ने कहा, और जो उन्होंने महसूस करा, उन्होंने महसूस ये किया कि जो जो वाइटल फोर्स के डेविएशन होने के बाद जो सिम्टम टोटलिटी बनती है, उसके जो साइन एंड सिम्टम्स के रूप में जो डिजीज बाहर आता है, हमारे सामने आता है, बिल्कुल उसी के अनुरूप एक सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे एक ऐसा आर्टिफिशियल मोरबिफिक एजेंट लाया जाए और वही उसको क्योर कर सकता है। तो एक्चुअल में क्या था कि ये कुछ एक पहली बात तो मैं जब इसको पढ़ा और मेरा पिछला ज्ञान जो मेरा अपना व्यवहारिक ज्ञान है उसमें ये मैंने देखा कि, और हनीमैन साहब ने भी कहा कि ये होम्योपैथिक का जो सिम्टम सिमिलरिटी वाला प्रिंसिपल है, कोई एकदम नया नहीं है। प्रकृति में, नेचर के अंदर ये पहले से विद्यमान था सिम्टम सिमिलरिटी के रूप में, लेकिन इसको समझा नहीं। और हनीमैन साहब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो व्यावहारिक प्रैक्टिशनर थे, व्यावहारिक जो चिकित्सक थे, वैद्य थे, पहले व्यावहारिक प्रैक्टिस के नाम से, एम्पिरिकल प्रैक्टिस के नाम से उन्होंने जिक्र किया कि उनमें कई लोग क्या करते थे। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अगर हम गांव की कहावत में देखें तो मैं कई बार अपने बुजुर्गों से सुना कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, नंग नंग से ही लड़ सकता है। तो ये सब चीजें सिम्टम सिमिलरिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। अब हनीमैन साहब ने इंट्रोडक्शन में बड़ी खूबसूरती से बता रखा है कि किस तरह से पहले ये एग्जाम्पल के तौर पे यदा कदा या हर एक युग में, हनीमैन साहब ने कहा हर एरा में क्योर के रिजल्ट सामने आए बाई चांस, लेकिन कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये क्योर आखिर हो कैसे रहा है। तो उसमें हनीमैन साहब कह रहे हैं कि
कि वो क्योर जो हो रहे थे बेसिकली, जो उस समय पर जो उस समय के जो व्यवहारिक जो चिकित्सक थे, एम्पिरिकल प्रैक्टिशनर थे, वो जो मिक्सचर दिया करते थे, वो जो औषधि दिया करते थे, वो बेसिकली सिंगल मेडिसिन तो होती नहीं थी, वो मिक्सचर होते थे। तो हैनीमैन साहब ने बताया कि वो जो मिक्सचर दे रहे हैं तो उसमें से कोई एक कंटेंट जो सामने डिजीज था, डिजीज की टोटलिटी थी, उसका जो मेन सिम्टम था उससे वो सिमिलर के रिलेशन में रिलेट हो गया और वो क्योर हो गया। तो इस तरह से हैनीमैन साहब ने बताया कि हर युग में यदा कदा सामने क्योर आए हैं, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये आखिर क्यों आ रहे हैं। तो वो उसके बारे में फिर हैनीमैन साहब ने उस पर गौर किया, तो उसमें सिम्टम सिमिलरिटी सिमिलिया सिमिलेबस क्योरेंटूर के नाम से एक तो ये उन्होंने स्थापित किया। दूसरा हैनीमैन साहब ने सबसे अच्छा जो इसमें चर्चा करी है इंट्रोडक्शन में, वो ये करी है कि आप सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस को सिमिलरिटी के आधार पर ही अगर देंगे तो तभी आप इसको क्योर करेंगे। साथ में इंट्रोडक्शन में हैनीमैन साहब ने जो चर्चा करी है लंबे विस्तार रूप से, वो ये करी है कि दूसरे जो थेरेप्यूटिक साइंस के प्रैक्टिशनर हैं वो पूरा वही पैटर्न अपनाते हैं, मेहनत करते हैं, डिजीज डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन मेडिसिन के रिलेशन के आधार पर लास्ट में आके वो अपोजिट के रिलेशन में मेडिसिन दे देते हैं एक बार, दूसरा वो सिंगल नहीं दे पाते, वो मिक्सचर देते हैं। तो यहाँ से दिशा चेंज हो जाती है, एक ट्रू होम्योपैथ की, एक रॉन्ग होम्योपैथ एज वेल एज अदर थेरेप्यूटिक साइंस के ओल्ड प्रैक्टिशनर्स की। हैनीमैन साहब ने ओल्ड प्रैक्टिशनर्स का नाम दिया जिनका कोई रिलेशन नहीं था मेडिसिन देने के आधार पर, और उनको उन्होंने एलोपैथ कहा। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि एलोपैथी टर्म पहली बार हैनीमैन साहब ने ही कॉइन करी उन लोगों के लिए जो मेडिसिन देते वक्त कोई सिमिलर रिलेशन का ध्यान नहीं रखते थे, तो उन्होंने उसको एलोपैथी कहा। जहाँ अपोजिट का रिलेशन रखते थे उसमें एंटीपैथी कहा। जहाँ सिमिलिया का रिलेशन था उन्होंने उसको होम्योपैथी कहा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी जो वर्ड है ये सिमिलर को ही कहा गया है। जहाँ भी हम होम्योपैथी का यूज करेंगे आगे, या जब भी हम होम्योपैथी वर्ड लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें सिमिलरिटी का नाम निहित है, इंक्लूड हो जाता है। तो उसमें बेसिकली हैनीमैन साहब ने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि जब भी कोई वाइटल फोर्स पे कोई भी होस्टाइल अटैक होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म का वाइटल फोर्स है, तो वो बेसिकली क्राइसिस को, इंजरी को ओवरकम करने के लिए एक अपने से ही एक प्लान तैयार करता है, अपने से ही एक कोशिश करता है उसको रिलीफ पाने के लिए। इसको हैनीमैन साहब ने कहा एफर्ट ऑफ क्रूड नेचर, एफर्ट ऑफ अनइंटेलिजेंट वाइटल फोर्स। दोस्तों बड़ी अच्छी सी बात ये मेरे मुंह से निकली, हैनीमैन साहब ने वाइटल फोर्स को अनइंटेलिजेंट, अनरीजनिंग वाला बताया, क्योंकि इसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं होती। ये केवल एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है, प्रिजर्विंग के लिए, मेंटेन रखने के लिए काम करता है। ये अपना कोई डिसीजन नहीं लेता, और इतना जरूर करता है कि अगर ऑर्गेनिज्म का वाइटल फोर्स डेविएट हो रखा है और अल्ट्रेशंस आ गए, उसमें मॉर्बिड अल्ट्रेशन आ गए, तो उनको कैसे कम करे, उस पेन को कैसे कम करे। तो हैनीमैन साहब ने बताया कि वो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है या एक्सक्रीटरी जो प्रोसेस है बॉडी का, वो प्राइमरीली उसको एक्साइट कर देता है, जैसे वोमिटिंग के रूप में, डायरेसिस के रूप में, डायफोरेसिस के रूप में, पर्सपिरेशन के रूप में, यूरिनेशन ला करके, सलाइवेशन ला करके, एब्सिस बना करके। ये नेचर का क्रूड प्रोसेस है, क्रूड एफर्ट है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि जो हमारे दूसरी थेरेप्यूटिक साइंस के जो फिजिशियंस हैं, उन्होंने समझा कि यही ऐसा करके क्योर हो जाएगा, जबकि क्योर था ही नहीं।
ये तो केवल एक रिलीफ के लिए था, अनइंटेलिजेंट वाइटल फोर्स का एफर्ट। और उन्होंने फिर इसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। एमेटिक्स ले आए, डायूरेसिस ले आए, डाइफोरेटिक्स ले आए, एमेनोगोग ले आए। और जो क्रूड नेचर केवल आराम करने के लिए, आराम पाने के लिए कर रही थी, उन्होंने मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना दिया। और फिर ऊपर से कहा कि ये हमारा रेशनल ट्रीटमेंट है। हैनीमैन साहब बहुत इसमें विचलित दिखते हैं। जब हम पढ़ेंगे, आप इसका अध्ययन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा वो व्यथित भी दिखते हैं कि वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने इसको बढ़ाते हुए इवैक्यूएशन वर्ड दिया, इवैक्यूएशन के रूप में उन्होंने कहीं लीच का उपयोग किया, मल्टीपल लीच लगा दी, ब्लड लेटिंग कर दी, सेटन्स लगा दिए, वेनिसेक्शन कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि जो नेचर कर रही थी, उन्होंने ये सोचा कि हम इसी को इमिटेट करके, इसी की नकल करके हम इसको क्योर कर रहे हैं, जबकि वो क्योर नहीं था साथियों। और अंत में जो पेशेंट था, या तो वो इतना कमज़ोर हो जाता था कि वो फिर कई महीनों तक घिसटता रहता था अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, खास करके एक्यूट डिजीज़ में। और क्रोनिक केस में तो हैनीमैन साहब ने बताया कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठता था लास्ट में। तो बहुत सारा उन्होंने चर्चा की, वो इंट्रोडक्शन में ही है। तो साथियों, इस तरह से हम जब इसमें इंट्रोडक्शन में चलेंगे, हमें एक नए क्षेत्र का दर्शन होगा, और तभी हमें समझ में आने वाला है कि हैनीमैन साहब ने इस थेरेपेटिक सिस्टम को लाने की क्यों जरूरत समझी। आज की चर्चा यहीं पे मैं समाप्त करता हूं साथियों। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।